नमस्ते। ज्ञान विविधि चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं कक्षा 12 के लिए अध्याय नंबर 22, भारत भी महाशक्ति बन सकता है, जिसका भाग 2 का अध्ययन आज की कक्षा में हम करेंगे। कल की कक्षा में हमने इसका आधा भाग है वो पढ़ लिया था। इसके लेखक है श्रीधर पराडकर जी। तो हम जैसा कि हम पढ़ रहे थे, कल की कक्षा में हमने जाना था कि भारत भी महाशक्ति बन सकता है। तो किस प्रकार से भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर कर है वो सामने आ सकता है, किस प्रकार से इस पर कभी जो भारत देश है सोने की चिड़िया कहलाने वाला था, एक वैभवशाली राष्ट्र के रूप में इसकी छवि संपूर्ण विश्व में है वो फैली हुई थी, और जिसने विश्व को है ऐसी संस्कृति का दान है वो दिया था। तो वो भारत देश है वो पिछड़ता क्यों चला गया, किस कारण से? क्योंकि हम कल मैंने बताया आपको कि हम सबने पढ़ा कि इस पर आक्रमण है होते रहे, विदेशी आक्रमण है होते रहे, इसकी वैभवशालिता से प्रभावित होकर समय समय पर विदेशी आक्रमण है वो होते रहे, और यहाँ से धन संपदा को लूटकर वो अपने देश है वो ले जाते हैं। मुगल आए, मुगलों ने आक्रमण किया, महमूद गजनवी ने कितनी बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके वहाँ की जो अपूत धन वैभव संपदा थे उसको लेकर वो अपने देश है चला जाता है। अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज भी यहाँ केवल इसी लालच में यहाँ के लूटने के लिए भारत देश को आते हैं, लेकिन यहाँ का वैभव देखकर यहाँ पर अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां स्थापित कर ली जाती है। यहाँ भारत देश का एक पराधीन देश बनाकर रख दिया जाता है, और पराधीनता के चलते ही उन्होंने हमारे भारत देश की ऐसी शिक्षा नीति, ऐसी जो शिक्षा पद्धति थी जिसको तहस नहस कर दिया। तो जो आज ये कहते हैं कि वर्तमान युग है जो वैज्ञानिक युग कहलाता है, उसमें ये कहा जाता है कि जितने भी आविष्कार हुए, वैज्ञानिक आविष्कार हुए, वो सब पश्चिम की देन है। तो ये मात्र एक मिथक और भ्रम है, केवल और भ्रम है, क्योंकि हमारा भारत देश जब पराधीन था, अंग्रेजों की अधीन था, तो इस समय ऐसी शिक्षा नीति लागू की गई थी जिसमें केवल और केवल अंग्रेजों का स्वार्थ है वो छुपा हुआ था, और हमारी जो भारतीय संस्कृति थी, सभ्यता थी, शिक्षा थी, इसको तहस नहस कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। ऐसी एक सोची समझी साजिश के तहत ऐसी शिक्षा नीति है वो भारतीयों पर थोप दी गई, जिसमें केवल भारतीयों का पतन ही दिखाई दे रहा था। उनके जो अपनी मर्यादाएं थी, अपनी संस्कृति थी, इसका है वो विस्मृत रूप है वो भारतीयों को बताया गया, पढ़ाया गया, और उन्हें एक आत्मविस्मृति की खाई में है वो धकेल दिया गया, और उसे अंधकार युग का नाम दिया गया। और किए गए बाद में जो सारे आविष्कार हुए, किए गए जो कार्य थे, उन्हें अंग्रेजों ने अपना बना लिया। तो ये यहाँ तक हमने अध्ययन किया था। आगे हम पढ़ते हैं, उन्हें जो करना था वो कर दे, यानी अंग्रेजों को जो करना था वो कर दे, परंतु विडंबना ये कि आज हम स्वतंत्र है, आज तो हम पराधीन नहीं है, आजाद है, स्वच्छंद है, फिर भी लगभग 60 वर्ष पूरे होने पर भी आज भी हम उसी राह को लाभ रहे हैं। आज भी हम अपने भारत के गौरव, उसके आत्मसम्मान को है वो पीछे धकेल रहे हैं, पश्चिमी सभ्यता के पीछे है वो दौड़ लगा रहे हैं, प्रतिस्पर्धा के रूप में उसे अपना रहे हैं, जीवन के सभी क्षेत्रों उसी को प्रमाण मानकर चल रहे हैं, और जो हमारी बातें उस समय हमें बताई थी उसी को हम प्रमाणित मान रहे हैं, अपना कुछ खोजने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, कभी अपने गौरवपूर्ण वास्तविक इतिहास को जानने का हमने प्रयास ही नहीं किया। जीवन के सभी क्षेत्रों में भारतीय मनुष्य ने अद्भुत आविष्कार किए थे। अगर हम अपने इतिहास को देखते हैं, अपने उस अतीत में जाते हैं, तो हम ये अवश्य पाएंगे कि ऐसे ऐसे आविष्कार जो केवल और केवल भारत में हुए थे, जिन्हें पश्चिम की देन कहा जाता है, ऐसे आविष्कार कहाँ हुए थे? भारत देश में हुए थे, भारत के मनुष्य ने, बुद्धिजीवियों ने किए थे। उसका बात अंतरिक्ष विज्ञान की हो, चाहे रसायन विज्ञान की हो, चाहे भौतिक विज्ञान की, अब चाहे अंतरिक्ष की बात कर लो, चाहे भौतिकी की बात कर लो, चाहे रसायन विज्ञान की बात कर लो, चाहे चिकित्सा विज्ञान की बात कर लो, अथवा निर्माण विज्ञान की बात कर लो, आधुनिक भारतीयों में सर जे.सी. बोस, सी.वी. रमन नाम आपने सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक रहे हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, जिनका नाम तो आज अभी हम लेते हैं, आदि के वैज्ञानिक उपलब्धियों को हम कैसे भूल सकते हैं, कैसे विस्मृत कर सकते हैं? भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा न्यूनतम खर्च में, एकदम कम खर्च में है वो अपना स्वदेशी उपग्रह मंगल ग्रह पर भेजना आज भी संपूर्ण विश्व को आश्चर्यचकित कर रहा है। जहाँ ये विश्व है, विदेश है, जो बड़े बड़े देश है वो बहुत अधिक खर्चा करके है वो मंगल ग्रह पर पहुंचा है, लेकिन भारत ने ऐसी टेक्निक तैयार की, ऐसे आविष्कार किए, ऐसी ऐसी मिसाइलें बनाई जो कि बहुत कम खर्च में है मंगल ग्रह तक पहुंचकर संपूर्ण विश्व को आश्चर्य में डाल दिया। तो यहाँ क्या क्षमताओं की कमी है? नहीं है। तो ऐसा देखा जाता है, तो संपूर्ण विश्व को आश्चर्यचकित
तरह अमेरिका हमारी बौद्धिक क्षमता से भयभीत होता है। जिन लोगों ने हिंदुस्तान के गौरव में अतीत को सामने लाने का प्रयास किया, उन्हें संकुचित मस्तिष्क एवं प्रगतिगामी बताकर उपेक्षित कर दिया। अब देखिए, जिन लोगों ने हिंदुस्तान के गौरव में अतीत को सामने लाने का प्रयास किया, संपूर्ण विश्व के सामने लाने का प्रयास किया, तो उनकी आवाज पर वो दबा दिया गया। उन्हें क्या कहते हैं, संकुचित मस्तिष्क वाला कहकर है पीछे धकेल दिया गया, उन्हें उपेक्षित कर दिया गया, उनकी उपेक्षा करते हुए उनके विचारों को, उनका आविष्कारों की उपेक्षा है वो कर दी गई। आवश्यकता तो इस बात की है कि अपने ज्ञान विज्ञान के उस भंडार को एक बार खंगाले। तो आज वर्तमान समय में जो वैज्ञानिक युग चल रहा है, तो हमारे जो आने वाली युवा पीढ़ी है, जो देश का भविष्य कहलाने वाली है, उनसे एक ये संदेश है वो कवि पराडकर जी है वो देना चाहते हैं कि आप अपने उस वैज्ञानिक युग को फिर से खंगाले, उसे फिर से उसकी खोज में लग जाए, उस संस्कारों में लग जाए। एक बार देखें तो सही उस ज्ञान विज्ञान के उस भंडार को खोज में लगे तो सही। इससे हमारा अपना उद्धार तो होगा ही, साथ में संपूर्ण विश्व का कल्याण भी होगा। ऐसी ऐसी आविष्कार, ऐसी ऐसी क्षमताएं अपने भारत देश में छिपी हुई है, जिन्हें आगे आने की महती आवश्यकता है वर्तमान समय में महसूस की जा सकती है। सामान्यतः कहा जाता है कि हिंदुस्तान का आदमी कायर है, विश्व में ऐसा माना जाता है। अनेक जो देश है वो शक्तिशाली देश है, वो हिंदुस्तान को क्या मानते हैं, कायर मानते हैं, है ना। कायर यहाँ का हिंदुस्तानी व्यक्ति को कायर व्यक्ति कहा जाता है, मूढ़ कहा जाता है, निकम्मा कहा जाता है। किंतु यह भी भ्रामक है, ये भी पूरी तरह से भ्रामक है। अगर आज हिंदुस्तान का व्यक्ति कायर होता, मूढ़ होता, निकम्मा होता, तो क्यों फिर विदेशों में भारतीयों की मांग है वो बढ़ती चली जा रही है? क्यों विदेशों में उन्हें करोड़ों लाखों का पैकेज देकर है वो बुलाया जाता है? अगर ऐसा ही होता कि यहाँ के व्यक्ति निकम्मे हैं, कायर है, मूढ़ है, तो उन्हें क्यों फिर बुलाया जाता है विदेशों में? क्यों इतने बड़े बड़े ऑफर है उन्हें दिए जाते हैं? क्यों इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भारतीय विदेशों में जाकर स्थापित कर पाते हैं? तो ये सब बिल्कुल एक क्या है, एक मिथक मात्र है, एक भ्रम मात्र, एक भ्रांति मात्र है। ये संपूर्ण विश्व को एक पराडकर जी के द्वारा एक संदेश है, एक चुनौती के रूप में उन्हें स्वीकार करना चाहिए। अगर ये कहा दूसरे विश्व युद्ध की संभावित पराजय को टालने के लिए अंग्रेजों को इसी देश के वीर पुत्रों के साथ पराक्रम की आवश्यकता है। जब सेकेंड विश्व वार हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध की संभावित पराजय जब उन्हें होने वाली थी क्योंकि अंग्रेजों की, तो अपने ही भारतीयों ने ही है उनको विजय श्री है दे दी थी। देश के वीर पुत्रों के साहस और पराक्रम की आवश्यकता है वो अंग्रेजों को पड़ी थी। 1962 में हिमालय की दुर्गम परिस्थिति में बिना शस्त्रों के डटकर चीनियों का सामना करने वाले जवान किस देश के थे? अपने हिंदुस्तान के थे, अपने भारत देश के थे। तो हमें अपने इस गौरव में अतीत को पहचान कर इसे आगे बढ़ाने में आने वाली युवा पीढ़ी का जो संबल है, उत्साह है, उसमें वृद्धि विकास है बढ़ना है। 1947 की बात कर ली जाए, चाहे 1965 की या 1971 की बात कर ली जाए, जब पाकिस्तानी फौजों को धूल चटाने वाले कौन थे? हिंदुस्तान ही थे। पाकिस्तान ने बार बार यहाँ घुसपैठ करने की कोशिश की है ना। उन्होंने 47, 65, 71 में जब घुसपैठ की थी, तो ये पाकिस्तानियों की सेना को धूल में मिलाने वाले, मिट्टी चटवाने वाले कौन थे? अपने भारत देश के ही व्यक्ति थे, ये हिंदुस्तानी ही थे। वर्तमान समय की अगर हम परिस्थितियों को देखते हैं तो आप देखिए, जितने बार पाकिस्तान घुसपैठ करता है उतनी बार उसे मुंह के बल है वो गिरना पड़ता है, मुंह की खानी पड़ती है। तो ये कौन कर रहा है? हिंदुस्तान के व्यक्ति कर रहे हैं। हिंदुस्तान की जो चाहे थल सेना की बात कर ले, चाहे जल सेना की बात कर ले, चाहे या वायु सेना की तरफ हम देखते हैं तो तुरंत वो तैयार रहते हैं और अपने पराक्रम का लोहा को मनवा कर ही रहते हैं दुश्मनों को। वर्तमान में हम देखते हैं कि चीन ने जब हमारी सीमा पर घुसपैठ करने की कोशिश की, तो किस प्रकार से हमारी वर्तमान सरकार है, हमारे जो वर्तमान सैनिक है, उनका सैन्य बल है, उन्होंने किस तरह से उसे विवश कर दिया, अपने कदम पीछे हटाने के लिए विवश कर दिया। तो ये कौन है? हिंदुस्तानियों की वजह से हो रहा है। कोई विदेशी आकर मदद नहीं कर रहा है। यहाँ अपने भारत देश के वीर जवान है, रणबांकुरे हैं, वही आज इस देश की सीमा पर इस प्रहरी बनकर है वो खड़े हुए हैं, अटल हिमालय की मानती है वो खड़े हुए हैं। तो ये हमें संपूर्ण देश को है वो बता देना है। तो ये कौन है? 90,000 की विशाल सेना को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश करने वाली सेना हिंदुस्तान की थी। 90,000 सैनिक, बहुत बड़ी विशाल सेना, और उसके सामने कुछ ही
फैले हुए हैं और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को बड़ी बखूबी के साथ वो निभा रहे हैं। विश्व के सभी जाने माने विश्वविद्यालयों में अध्यापन का कार्य करने वाले हिंदुस्तानी अध्यापकों की संख्या कम नहीं है। विश्व के अगर जाने माने विद्यालयों को हम देखें, उनकी खोज हम करें तो हम अवश्य पाएंगे कि वहाँ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां या महत्वपूर्ण विषयों का ज्ञान है वो भारतीयों के द्वारा ही दिया जा रहा है। लंदन की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें, जहाँ पर हमारे जो ये धार्मिक ग्रंथ है इनका अध्यापन एक अनिवार्य विषय के रूप में है वो करवाया जा रहा है। तो क्यों, अगर भारत की सभ्यता निकम्मी थी, मूर्ख थी, मूर्खों को पैदा करी थी, तो क्यों आज भारतीय संस्कृति के व्याख्यान है वो विदेशी विद्यालयों में है वो दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं फिर? तो ये मात्र एक भ्रम मात्र है कि हिंदुस्तानी व्यक्ति है वो क्या है, मूढ़ है, केवल असत्य और भ्रम है ये। हमें इस भ्रम को मिटाकर अपने आत्मबल को फिर से जागृत करना है और भारत को फिर से उस गौरव में सिंहासन पर आसीन करना है। ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? आप सभी की बनती है। आने वाली भविष्य में जो आने वाली पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उनकी बनती है। हम अपने इस गौरव में अतीत को जानकर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाए, ऐसा श्रीधर पराडकर जी और मेरा भी निवेदन है आप सभी को। तो कहेंगे ऐसा क्यों? विश्व के सभी जाने माने विद्यालयों में अध्यापन कार्य करवा रहे हैं। विश्व के अधिकांश प्रयोगशालाओं में भारतीय वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं। कई देशों के राष्ट्रपति, चाहे प्रधानमंत्री, मंत्री, प्रशासनिक अधिकारी भारतीय मूल के ही हैं, आपको मिलेंगे। बड़े बड़े देशों की बात करें, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं आज और अपना कार्य है वो बखूबी निभा रहे हैं। कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अधिकारी भारतीय मूल के। कई देशों की संसद में भारतीयों ने जनप्रतिनिधि बनकर वहाँ के समाज जीवन में अपने महत्व को प्रतिपादित किया। यह सब क्या वोट दिए जाने वाली जाति के लोग कर सकते हैं? तो क्या ये इतने सारे उदाहरण दिए गए हैं जैसे पाठ माध्यम से वर्तमान में तो हम आए दिन देखते हैं, आए दिन हम न्यूज देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय है वो अपनी क्षमताओं का लोहा है वो मनवाते हैं अपने कार्यों से, अपनी कार्य क्षमताओं के से, अपने उनमें जो बौद्धिक ज्ञान भरा हुआ है उसके द्वारा वो अपना लोहा है वो पूरे संसार को मनवा रहे हैं। तो क्या ये एक मूढ़ कहे जाने वाली जाति के लोग कर सकते हैं? कतई नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसका सीधा सीधा कि भारतीय है वो क्या है, मूढ़ नहीं है बल्कि बुद्धिजीवी है। यह सब क्या मूढ़ कहे जाने वाली जाति के लोग कर सकते हैं? यदि भारतीय मूढ़ है तो देश के प्रमुख औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में बाहर बहुराष्ट्रीय कंपनियां डेरा क्यों लगाती है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, देखिए डेरा लगा रही है इस देश के प्रमुख औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के बाहर। तो क्या ये मूढ़ कहे जाने वाले देश के लोग ऐसा कर सकते हैं? नहीं। तब लोग बोल सकते हैं कितना सब बोलते तो हमारी ये दुर्गति क्यों है? तो जब इतना गौरव में अपना अतीत है तो फिर हम दुर्गति के कगार पर क्यों खड़े हो जाते हैं? क्यों हमारी इस प्रकार की दुर्गति होती है? पाठक के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, आप लोगों के मन में उठना भी स्वाभाविक है। उपयुक्त वर्णन करने का मेरा उद्देश्य भी यही बताना है कि हमारी समस्या संसाधन की कमी, मूर्खता, आलस्य, अक्रमणता नहीं है। हमारी मूल समस्या है आत्मविश्वास की कमी। भारतीयों में केवल सब क्षमताएं हैं, सारी की सारी योग्यताएं उनमें फूट कर भरी हुई है, लेकिन आत्मसम्मान की एक कमी है, आत्मविश्वास की। आत्मविश्वास, अपने खुद पर ही विश्वास नहीं कर पाते। क्या ये कार्य मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा? अगर मैं इस कार्य को करने में असफल हो गया तो इस प्रकार की विचारधारा को लेकर चलते हैं। इस विचारधारा को हटा देना है, मिटा देना है। आत्मविश्वास की कमी है, वह आत्म प्रत्यय के अभाव है। हमारी समस्या गलत दिशा के चुनाव की है। हमने अब गलत दिशा का चुनाव कर लिया। हम अगर सही दिशा में अपने कदम बढ़ा ले तो भारत आज भी क्या बन सकता है? महाशक्ति बन सकता है। हमने स्वतंत्रता के 60 वर्षों में कभी भी भारत को भारत बनाने का प्रयत्न ही नहीं किया। हमने अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं की। हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं क्या होती है हमने कभी तय नहीं की। हमें अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भारत को एक इस आशीन तक है वो पहुंचाना है। भारत को रूस बनाना चाहते हैं, अब इसे अमेरिका बनाना चाहते हैं। हम हमारा भारत देश है अमेरिका जैसा हो, हमारा भारत देश है रूस जैसा हो। क्यों हम उनसे तुलना करते हैं? क्यों उन्हें तुलना करवाने के लिए बाध्य करना है कि अमेरिका कहे कि हमें भारत जैसा बनना है, रूस ऐसा कहे कि हमें भारत जैसा बनना है? ऐसा हम क्यों नहीं कर सकते हैं? विदेशों के विकास के प्रारूप का भी के लिए ठीक हो सकते हैं, वहाँ की परिस्थिति भिन्न है। अब विदेशों से भले हमें अच्छी बातें हमें ग्रहण करनी चाहिए, लेकिन वहाँ की परिस्थितियाँ बिल्कुल भारत से अलग है, भिन्न है। वहाँ के समाज की गठन भिन्न है, वहाँ के समाज का निर्माण करने की जो प्रक्रिया है वो भी हमारे भारत देश के निर्माण की प्रक्रिया से बिल्कुल भिन्न है।
किसी व समाज की मानसिकता तथा आवश्यकता के अनुरूप विकास का प्रारूप तैयार करने की आवश्यकता है। उसके लिए हमें प्रयत्न है वो करना है। हमारे भारत देश की भौगोलिक स्थितियां अलग है, अन्य देशों से अलग है, हमारे यहाँ का वातावरण अलग है, समाज का निर्माण करने का तरीका अलग है, ग्रहण करने का तरीका, उन सबको हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं अलग है, उन सबको ध्यान में रखकर हमें भारत देश के लिए चिंतन करना है और इस प्रकार का प्रारूप तैयार करना है जो सभी के लिए उपयुक्त हो। तो इसके लिए प्रयत्न करना है। चीन का उदाहरण हमारे सामने है। अचार, पापड़, साबुन, मंजन जैसी वस्तुओं का उत्पादन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के शोधों ने अपने हाथ नहीं काट लिए हैं। अब देखिए चीन का अगर हम उदाहरण देते हैं कि चीन का उदाहरण उसने अचार, पापड़, साबुन, मंजन की हमारी जो दैनिक आवश्यकताएं की वस्तुएं हैं, ऐसी वस्तुओं का उत्पादन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सौंपकर उसने अपने हाथ नहीं काट लिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खुली लूट करने की छूट उसने नहीं दी। आज अपने दम पर वह महाशक्ति बन गए हैं। अब देखिए ये जो छोटे छोटे सकल घरेलू उत्पाद होते हैं, पापड़ बनाना, बड़ी बनाना, मंजन तैयार करना, बीड़ियां बांधना, ये छोटे मोटे, तो उसने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को ये कार्य हम लोग नहीं सौंपे हैं, उसने अपने हाथ नहीं काटे हैं चीन ने, तभी वो आज महाशक्ति बनकर बैठा। तो वर्तमान जो हमारी सरकार है, मोदी सरकार है, वो बार बार इसीलिए तो कहती है आत्मनिर्भर बने, आत्मनिर्भर बने, लोकल को वोकल बनाना है, अपनी जो लोकल सामान है उसे वोकल बनाना है। हमें दूसरे देशों पर जो निर्भरता है उसको पूरी तरह से खत्म करना है। हमें चीनी सामान को भारत से बाहर फेंक देना है, विदेशी कंपनियों को यहाँ से बाहर फेंककर अपनी स्वदेशी कंपनियों की स्थापना करनी है, अपने स्वदेशी माल को अपनाना है। इसी तभी हमारा भारत देश है एक शक्तिशाली संपन्न देश के रूप में उभर कर सामने आ सकता। बहुत ही जोशीला पाठ है ये, राजगर जी के विचार है जो वर्तमान समय में मोदी सरकार है, इसे एक इनके जो विचार है कि उन्होंने भारत महाशक्ति बनने का जो प्रयास इनकी तरफ से किया गया उसको एक कदम आगे बढ़ाने के लिए अपनी सरकार है वर्तमान में कार्यरत है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों को हमें नहीं सौंपना है और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को खुली लूट करने की छूट चीनियों ने नहीं दी तो हमें भी नहीं देनी है। आज अपने दम पर वह महाशक्ति बन बैठा है। हम चीन से कुछ सीखने की कोशिश नहीं करते। हमारे राजनेता और प्रशासनिक अधिकारियों की आंखों पर अंग्रेज परिस्थिति का चश्मा बाकी को देखने ही नहीं देता। अंग्रेजी सरकार का, अंग्रेजी जो सभ्यता थी उसका चश्मा चढ़ा हुआ है। वर्तमान में देखा जाए तो ऐसे ऐसे राजनेता है जिन पर कि विपक्ष की बात करते हैं, वर्तमान मोदी सरकार कर रही है प्रयास, लेकिन विपक्ष है वो बार बार उनकी किए गए प्रयासों में कुछ न कुछ कमियां निकाल देता है, तो वो उनके कदम में बाधक बन जाता है, उनके कदमों में रुकावट बन जाता है। तो उन पर क्या है, पाश्चात्य संस्कृति का चश्मा जो चढ़ा हुआ है, अंग्रेजी सरकार के जो नीतियां नियम उन्होंने बनाए थे उसका चश्मा जो चढ़ा हुआ है, जो उन्हें देखने ही नहीं देता कि हमारे देश का विकास वो किसमें है। हमारी एक अपना यह भी है कि हमने सत्ता को सब कुछ समझ लिया है। हम भारतीय मानते हैं ना, सत्ता को सब कुछ करना नहीं चाहते, स्वयं कुछ नहीं करना चाहते, निर्भर हो जाते हैं सरकार पर। हमारे लिए सत्ता सर्वोपरि हो चुकी है, योग्यता सत्ता की कसौटी नहीं रह गई है। अब योग्यता है कि मनुष्य, भारतीयों में हिंदुस्तान में उतनी योग्यता है कि उसे सत्ता की कसौटी पर कसना आवश्यक नहीं है। अपने बल पर, अपने आत्मविश्वास के बल पर बैठे है, कहाँ से कहाँ है वो पहुंच सकता है। अच्छे और बुरे का अंतर हमने भुला दिया, नैतिकता को लगभग तिलांजलि दे दिया। अब नैतिक पतन हम आए दिन देखते हैं क्योंकि वर्तमान की युवा पीढ़ी है वो पाश्चात्य संस्कृति चकाचौंध में है, वो गिरती चली जा रही है, उन्हें अपनाने में लगी है। उनके रहन सहन, उनका पहनावा, उनके बोलचाल, उनके तौर तरीकों को अपनाने में लगी है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपना नैतिक पतन है वो शुरू कर दिया है। नैतिकता को हम भुला रहे हैं, विस्मृत करते जा रहे हैं, अपने नैतिकता को हमने तिलांजलि दे दी है और सत्ता प्राप्ति ही मुख्य ध्येय रह गया है। ऐसा वर्तमान में हिंदुस्तान में हो रहा है। इसके लिए अन्य कोई नहीं, हम स्वयं ही दोषी है और इसके लिए हम अन्य कोई आकर किसी ने नहीं कहेंगे हमारी सभ्यता को अपनाइए, हमारी संस्कृति को अपनाइए, हमारी पाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण कीजिए,
भारतीयों में कि हम महाशक्ति वो नहीं बन सकते, हम विदेशों का मुकाबला नहीं कर सकते, हम अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते, हम रूस का, हम चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। ये जो कमी है इसे मिटाना है और इसे मिटाकर भारत को महाशक्ति बनाने, उसे जगत गुरु पद पर फिर से आसीन करने और इसकी सभ्यता और संस्कृति का प्रचलन संपूर्ण विश्व में फैलाने के लिए कटिबद्ध हमें होना होगा, आने वाली पीढ़ी को होना होगा। बड़ा ही अच्छा संदेश है श्रीधर पराडकर जी के द्वारा इस पाठ के माध्यम से वो दिया गया है, हमें इसे जीवन में उतारना है। पाठ अपना पूरा हो गया है, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं हम। सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? अपने भारत देश को ही कहा जाता था केवल और केवल। राष्ट्रनिष्ठ खंडोल बना पुस्तक के लेखक है श्रीधर पराडकर जी हैं। भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? अकूत वेबों के भंडार जो भरे हुए थे, है ना, अकूत वेबों के भंडार यहाँ थे, संपूर्ण संसाधन यहाँ मौजूद थे जो भारत को एक वैभवशाली देश बनाने से नहीं रोक सकते थे, इसलिए इसे सोने की चिड़िया। परमाणु परीक्षण करने पर भारत पर लगाए गए वैश्विक प्रतिबंधों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भले परमाणु परीक्षण के दौरान है उस पर वैश्विक प्रतिबंध लगा दिए गए हों, लेकिन ऐसा नहीं कि भारत ने अपना विकास रोक लिया था, उसके कदम रुक गए थे। नहीं, एक रास्ता बंद गया, अनेक रास्ते खोल दिए उसने, कोई फर्क नहीं पड़ा था, कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति किसने तहस-नहस कर दिया? अंग्रेजी सरकार ने कर दिया था अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए। भारत की प्राकृतिक संपदा का वर्णन कीजिए। भारत में प्राकृतिक संपदा के अकुल भंडार भरे हैं, यहाँ पर सभी के सभी खनिज संसाधन मौजूद है, सभी के सभी धातुओं के भंडार यहाँ विपुल मात्रा में मौजूद है। यहाँ पर ऐसा कोई भी ऐसा संसाधन नहीं है जिसकी कमी हो, सब के सब यहाँ भारत देश में है, वो संपूर्ण रूप से भरे हुए हैं और विदेशों में इनका निर्यात करने वाला अपना भारत देश ही है, जो एक ठोस इसका सबूत है कि इसमें संपूर्ण संसाधन है वो मौजूद है। विश्व के लोग भारतीयों पर क्या क्या आरोप लगाते हैं? उन्हें मूढ़ कहते हैं, उन्हें निकम्मा कहते हैं, उन्हें कायर कहते हैं। अगर ऐसा होता तो क्या आज विदेशों में भारतीयों की, हिंदुस्तानियों की डिमांड होती, मांग होती? नहीं, केवल और केवल ये मात्र भ्रम है। भारतीय दुर्गति होने का क्या करना है? हम आत्मविश्वास की कमी होना, दृढ़ संकल्प की कमी होना, हम अपने गौरव में अतीत का भान नहीं होना, गौरव में अतीत को खंगालने के लिए हम प्रयास नहीं करते, भारत को भारत बनाने का प्रयास नहीं करते, हिंदुस्तान का जो गौरव में अतीत है उसे जानने का प्रयास नहीं करते। ये सब बहुत सारी कमियां हैं जिसके कारण आज वर्तमान में भारत की ऐसी दुर्गति है वो हो रही है। भारत जब भी महाशक्ति बन सकता है संदेह, हाँ बिल्कुल बन सकता है। भारत देश में ऐसे कोई भी संसाधनों की कमी नहीं है जो उसे महाशक्ति बनने से रोक सके। आज भी यहाँ पर क्षमताएं हैं, योग्यताएं हैं, अकूत वेबों के भंडार यहाँ मौजूद है। जरूरत केवल किसके? दृढ़ संकल्प की और उन संसाधनों का सही उपयोग करने की आवश्यकता है और इनका सही उपयोग करके अपनी क्षमताओं को पहचान कर, अपनी योग्यता को पहचान कर, अपने दृढ़ संकल्प को ठोस मजबूती देकर आज भी हम भारत को है वो महाशक्ति बना सकते हैं। भारत को महाशक्ति बनने से रोकने के लिए बाधक तत्व, वो से बाधक तत्व है, वो से अराजक तत्व है। सबसे पहले तो अपने आत्मविश्वास की कमी है, अपनी दृढ़ संकल्पता की कमी है। हम अपने अतीत को नहीं देखते, अपने गौरव में अतीत का हमें भान नहीं है, अपने ये जो भारत देश में अकुत संसाधन भरे इसे खंगालने का प्रयास नहीं करते, इन्हें खोजने का प्रयास नहीं करते हैं। अगर ये सब हम सब भारतीय जान जाए तो आज हमारे जो बाधक तत्व है इनको मिटाया जा सकता है। भारतीय दृष्टि में क्या विश्व शक्ति बनने की ओर भारत अग्रसर है? बिल्कुल अग्रसर है। वर्तमान सरकार देखिए बहुत अच्छा प्रयास कर रही है भारत को एक गौरव में पद पर आसीन करने के लिए, गौरव में सिंहासन पर फिर से बिठाने के लिए, भारत को महाशक्ति बनाने के लिए बहुत से ऐसे जो अपने अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले संसाधन हैं, चाहे मिसाइलें हैं, चाहे अपने ये परमाणु अस्त्र शस्त्र से संबंधित है, बहुत सारे ऐसे निर्यात आयात है वो सरकार के द्वारा वो किए जा रहे हैं। महाशक्ति बनाने के लिए प्रयास वो किए जा रहे हैं कि चाहे भले किस प्रकार, चाहे चीन आ जाए, चाहे रूस आ जाए, चाहे अमेरिका आ जाए, अपना भारत देश है, अपना हिंदुस्तान है, वो किसी भी रूप में पीछे न रहे, इसके लिए वर्तमान में प्रयास है वो किए जा रहे हैं। भारत का गौरव में अतीत तो बहुत ही अच्छा है, आप सभी जानते हैं, मैंने अभी अपने गौरव में अतीत के बारे में बताया। अपना पाठ तो पूरा होता है, उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अपनी एक पुस्तक सरयू है, इसके संपूर्ण पाठों का अध्ययन है वो हो गया। अब एक पुस्तक और बची है, उनके अगले चैप्टर के साथ, अगले अध्याय के साथ हम फिर मिलते हैं कल की कक्षा में। तब तक के लिए नमस्ते।